एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत फेमस है वो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू के एंड से। वर्ल्ड वॉर टू के जो एंड में कौन मरा था जिसकी वजह से वॉर रुका, सब कुछ खत्म हुआ, वो था हिटलर। एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर टू भी उसी की वजह से शुरू हुआ। तो जब एडोल्फ हिटलर मरा था तो जो सब जगह न्यूज़ में चीज़ें आई, मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग में न्यूज़ आई, वो थी कि हिटलर इज डेड नाउ एंड द वॉर इज ओवर। ठीक है, बट जब कई समय बाद इस चीज़ के ऊपर दोबारा से रिसर्च होनी चालू हुई, क्योंकि जब पता चला कि काफ़ी सारे नाजी सोल्जर्स जो थे, जो टॉप ऑफ द लाइन नाजी लेफ्टिनेंट मेजर जनरल थे, वो सब लोग भाग के साउथ ऑफ अमेरिका में चले गए थे। कंट्री लाइक अर्जेंटीना, माचू पिचू, पेरू, उन्होंने एंड इटली, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना ली जाके, कि जहाँ पे प्योर नाजीज, जिन्होंने नाजी आर्मी में हिटलर के साथ सर्व किया। तो जब ऐसी खबरें आने लगी कि बहुत सारे नाजी हाई क्लास मेजर जनरल्स भाग के सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और तो ये खबरें भी उड़ने लगी कि हिटलर भी हो सकता है कि भाग गया हो, वो मरा ना हो, क्योंकि हिटलर जो था अपने बॉडी डबल्स यूज़ करता था, अपने हमशक्लों को यूज़ करता था। तो उसकी वहाँ पर बॉडी मिली थी। हिटलर की बॉडी को बोलते हैं कि जब हिटलर मरा था और उसकी बॉडी को उनके बंकर से निकाल के, हिटलर और हिटलर की बीवी की बॉडी को बंकर से निकाल के जब लाया गया था, तो उनकी बॉडीज़ को ना बाहर गार्डन में रख के आग लगा दी गई थी। अच्छा। और जर्मनी में उस टाइम पे सबसे पहले अंदर जो घुसने वाली जो आर्मी थी वो थी रशियन आर्मी। ठीक है। तो रशियंस, ये मान लो कि बस जर्मनी में घुस ही गए थे। और जब रशियंस वहाँ पहुँचे तो बोलते हैं कि उनको हिटलर की मतलब आधी जली हुई बॉडी, आधी जली हुई क्या, ऑलमोस्ट 95% बर्न बॉडी मिली थी, जिसमें कि उनको कुछ बोन्स मिले थे, उसका स्कल मिला था और जॉज के कुछ पीसेस मिले थे। तो मतलब 95% जली हुई है, तो भाई फिर तो पूरी मानना जल गई। हाँ, तो मतलब बोन्स के कुछ पीसेस एंड एशेस। हाँ, ठीक तो है, उससे मतलब पहचान कर पा रहे थे वो कि हाँ ये हाँ, तो उस क्या हुआ आदमी की कि है। उस टाइम पे उन्होंने उस बॉडी को उठाया, पैक करा, और कुछ जो वहाँ पे एविडेंसेस मिले, जो हिटलर के जो क्लोज सोल्जर्स थे, उसके साथी जो थे क्लोज, तो जो भागे नहीं थे वहाँ से, उनसे जब पूछता, उन्होंने बोला कि हिटलर मर चुका है, दिस इज द बॉडी ऑफ हिटलर। अच्छा। ठीक है, जो ये बर्न बॉडी है हिटलर की, हिटलर इज डेड नाउ। तो जो बॉडी थी वो रशियंस ने कब्जा ली, और रशियंस अपने साथ लेके चले गए उस बॉडी को। फिर जब ये चीज़ें सामने आने लगी कि बहुत सारे नाज़ीज़ अर्जेंटीना में हैं और बहुत बढ़िया से सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर इस बात पे जब अटकलें उठने लगी कि हाँ यार, हिटलर भी ज़िंदा हो सकता है, और कई सारी थ्योरीज आने लगी कि लोग कहने लगे हाँ हमने हिटलर को देखा है, अर्जेंटीना के बीच पे उनकी एक बोट आई थी, उससे हिटलर को उतरते देखा हमने। इस तरह की बातें आने लगी, क्योंकि हिटलर के जो कई, जो मैंने जैसा बताया अभी कि साथी थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड्स जो थे हिटलर के, एडोल्फ आइकमैन एंड मैनी अदर पीपल लाइक दोज, तो उनको मोसाद ने पकड़ा था अर्जेंटीना में, है ना। और आइकमैन को शायद पकड़ के ले गए थे, आई थिंक जोसेफ मेंगेले। तो जब वॉर क्राइम के लिए सज़ा मिल रही थी उनको, तो उनको लगा कि यार जब ये हिटलर के लेफ्ट एंड राइट हैंड्स को हम पकड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हिटलर भी निकल के भागा हो यहाँ से, और कहीं ना कहीं वो जिंदा हो। तो अब होता क्या है कि जब रशियंस से हिटलर की जो भी लास्ट के कुछ अवशेष बचे हुए थे उसकी जली हुई बॉडी के, वो मांगे गए ना, और जब उन पे डीएनए टेस्टिंग करी गई, तो जो रिजल्ट्स निकल के सामने आए वो दिमाग हिला देने वाले थे। क्या था वो? इतने सालों तक हिटलर के जिन रिमेन्स को समझा जा रहा था कि ये हिटलर के रिमेन्स हैं, वो एक फीमेल के रिमेन्स निकलते हैं। ओह,
हिटलर तो छोड़ो, वो दूर दूर तक एक मेल इंसान के रिमेन्स नहीं थे, वो एक फीमेल के रिमेन्स थे। तो पहली पहली फिर बात तो यहीं फंस गई फिर, हाँ कि जब ये रिमेन्स ही एक औरत के हैं तो कैसे मतलब उस टाइम पे ये बात छूट गई कि ये हिटलर नहीं हो सकता। हाँ तो फिर निकली, तो उन्होंने कहा कि जो आई विटनेसेस थे जो हिटलर के साथ में उस टाइम पे हमने सोल्जर्स को कैप्चर करा था, उनके एविडेंसेस पे, उनकी जो बयान होते हैं उनके हिसाब से हमने मान के इसको मान लिया कि ये हिटलर ही हो सकता है। और जब ढूंढा भी गया तो पूरा उस टाइम पे जर्मनी को घेर लिया गया था, तो कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है कि हिटलर बच के भाग पाए। लेकिन जब और ज़्यादा इस चीज़ में रिसर्च करी गई तब पता चला कि जिस बंकर में हिटलर था उस बंकर में एक सीक्रेट टनल थी जो एक रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी। अच्छा। तो माना गया कि फिर मतलब ऐसी थ्योरी डेवलप करी गई कि पॉसिबिलिटी है इस बात की कि हिटलर इस जगह से भाग के निकल गया हो। और जिसको हमने सोचा कि इस इंसान ने अपने आप को गोली मार के सुसाइड किया, वो हिटलर ना हो, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हिटलर है तो मे बी वो हिटलर का बॉडी डबल हो सकता है, क्योंकि वो अपने बहुत सारे हमशक्लों को लेके घूमा करता था, वो कभी भी किसी से फर्स्ट हैंड नहीं मिला करता था। तो ये जो थ्योरी थी कि मेन स्ट्रीम में थ्योरी है कि हिटलर वाज डेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बट जब और एविडेंसेस निकल कर आए, रिसर्चेस हुई, हिटलर के और साथियों को ढूंढा गया, तब पता चला कि भाई जिन एविडेंसेस को, जिन रिमेन्स को हम मान रहे थे कि वो हिटलर के हैं, वो हिटलर के थे ही नहीं। वहाँ तो उन्हें सबूत भी मिल गया ना वो। एग्जैक्टली कि वो एक किसी फीमेल के रिमेन्स थे। तो फिर मतलब यही अंदाज़ा लगाया गया, दिमाग लगाया गया, ये हिटलर कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। तो फिर तो मिला ही नहीं ना वो उसके बाद, हिटलर मिला नहीं। लेकिन ना पता है इसके साथ ना एक और जो बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ती है हिटलर इस कहानी के आगे से, कि हिटलर भाग के कहाँ जा सकता है। तो वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, ये मतलब स्ट्रेट आउट ऐसा लगता है कि हॉलीवुड मूवी की कहानी है ये कोई, ठीक है। और इस पे कमाल की बात यह है कि इस पे ना एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। अच्छा, कौन सी? स्काईरिम नाम है उस मूवी का। अच्छा। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसी थ्योरी है कि हिटलर जब पूरे जर्मनी पे राज कर रहा था और जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू था, तो उसने अपने साइंटिस्टों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में पूरा झोंका हुआ था कि जितना पैसा चाहिए सारे फंड्स मिलेंगे, एक से एक टेक्नोलॉजी बनाओ। तो आज जो हम आर्मी प्लेन्स देखते हैं ना, सुपरसोनिक जेट्स, सबसे पहले नाजी जर्मनी ने हाई स्पीड फ्लाइंग जेट डेवलप किया था। हाँ, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को वो करा। हाँ, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले वो जेट डेवलप किया था। फिर उन्होंने जब एंटार्क्टिका के लिए सबसे पहले जो मिशन भेजा गया वो हिटलर की तरफ से भेजा गया कि आप जाओ एंटार्क्टिका पे रिसर्च करो। तो कहते हैं कि जब एंटार्क्टिका के लिए भेजा गया उसको बोलते हैं ऑपरेशन हाई जंप। अच्छा। तो जब एंटार्क्टिका के लिए भेजा गया उस मिशन को, तो बोलते हैं कि हिटलर को वहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम है अगार्था। ओके, ठीक है। तो वहाँ से आती है थ्योरी की हॉलो अर्थ थ्योरी, कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक पूरी अलग दुनिया मिली उनको वहाँ पे, जिनको एक अलग सिविलाइजेशन मिली वहाँ पे, जो मतलब पृथ्वी जब से है तब से वो सिविलाइजेशन है वहाँ पर, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो ऐसा बोलते हैं कि हिटलर भागकर अगार्था में चला गया, अगार्था में चला गया और वो वहाँ रह रहा है बढ़िया से, जितने भी समय तक रहा वो वहाँ रहा। ठीक है, ये वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं बताता हूँ। अब जो स्काईरिम मूवी जो है, ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ है ना, ये थ्योरी आई कहाँ से, इसका बेस क्या था? हाँ, इस थ्योरी का बेस ये था कि जब हिटलर मिला नहीं, हाँ, जब ये वाली बात कंफर्म हो गई ना कि जो रशिया के पास जो रिमेन्स थे वो जब टेस्ट करे गए तो भाई वो तो किसी औरत के निकले। हाँ, वो तो ठीक है। वो फिर अब क्या हुआ ना कि जब चीजें ढूंढी गई
तो जिन लोग वो जैसे मैंने बताया कि हर जगह से थोड़ा 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 मिलता है आपको, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं आपको, फिर उन जब चीज़ों को जोड़ के कहानी बनाई जाती है तब आपको पता चलता है कि यहाँ से कहानी इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है। हाँ, वो ये कि एक मैप के टुकड़े कर दो, जब उनको जोड़ोगे तो काफी रास्ते निकलते हैं। तो एक कहानी तो ये हो सकती थी कि हिटलर मरा नहीं, वो भाग के अर्जेंटीना चला गया अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। एक कहानी ये भी हो सकती है कि हिटलर ने जो ऑपरेशन हाई जंप करा था अपनी पूरी आर्मी को भेज के अंटार्कटिका में, तो उनको वहाँ पे एक अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम अगार्था था, तो वो भाग के वहाँ चला गया, ठीक है। अब इस चीज़, जैसे तूने बोला कि इस चीज़ का बेसिस क्या है कि वो वहीं गया हो, क्योंकि जब हिटलर को उसकी आर्मी ने आके वापस सारी चीज़ें बताई, पूरे के पूरे एविडेंसेस दिए, पूरा का पूरा नरेट किया उनको क्या दिखा क्या नहीं दिखा, तो वो सारे रिटन एविडेंसेस हैं जो बनते ना, मिशन लॉग्स बनते हैं, तो उन्होंने मिशन लॉग्स में वो सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी, तो वो कहीं से मिला उनको कि हाँ भाई वो मिशन लॉग्स मिले उनको कहीं से, ठीक है। हाँ, मतलब उस चीज़ के कह सकते हैं छोटे एविडेंसेस हर चीज़ के मिले। हाँ, उन्होंने कहानी जोड़ के ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाली, तब उन्होंने ये सोचा कि मतलब कि वो वहाँ गया होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो थोड़ा मेरे को भी मतलब बिलीवेबल नहीं लगती है, बट ये बहुत वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब क्या होता है कि हॉलीवुड की एक पिक्चर बनती है जिसका नाम है स्काईरिम, ठीक है। उसमें क्या दिखाया जाता है कि उसमें दिखाया जाता है आज की दुनिया, 21st सेंचुरी का वर्ल्ड है, मॉडर्न दुनिया है अपनी, जैसे नॉर्मल हमारी दुनिया ऐसी दुनिया। उसमें दिखाया जाता है कि मून के ऊपर एक बेस बना हुआ है, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है। हाँ? ये इससे कनेक्टेड है। ये जो पिक्चर बनी है ना, ये हिटलर के अगार्था में भाग के जाने की थ्योरी के ऊपर बनी है मूवी। अच्छा, ठीक है। तो उस मूवी में क्या दिखाया जाता है कि मून के ऊपर एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, ठीक है। वो बेस जो है वो किस शेप में है? हैकन क्रूज, मतलब जो हिटलर अपने फ्लैग पे स्वास्तिका यूज करता था ना, उसको हैकन क्रूज बोलते हैं। दैट वाज नॉट स्वास्तिका, अच्छा, ठीक है। तो उसको हैकन क्रूज सिंबल बोलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल होता है। तो उस शेप में बना हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स बेस पूरा। अब उस बेस के अंदर दिखा रहे हैं कि वही पूरे नाजी यूनिफॉर्म में, सोल्जर यूनिफॉर्म के अंदर लोग घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है कि फिर पृथ्वी के ऊपर क्या कहते हैं, यूएस दिखाया जाता है, ठीक है। यूएस की एक फीमेल प्रेसिडेंट है और वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रही है और वो फ्लाई करके जाती है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के हेलीपैड पे उसका हेलीकॉप्टर लैंड करता है, एक सामने गेट होता है, वो अपना हाथ उस गेट पे रखती है और जब फिंगरप्रिंट रीड होता है ना, तो उसका हाथ जो है एक रेप्टिलियन क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो मैंने भी देखी और काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी हैं कि मतलब लिजार्ड क्या कहते हैं, ह्यूमनॉइड कहते हैं, ह्यूमनॉइड्स, रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स के ऊपर वीडियोस भी वायरल हैं इस चीज़ पे। बिल्कुल। तो वो लेडी अंदर जाती है, अंदर जाती है, तो अंदर जाके पूरा दिखाते हैं कि अगार्था के अंदर हो क्या रहा है, पूरा दिखाते हैं कि अगार्था है ये, ठीक है। अब जाती है वो अंदर दिखाते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तूने एक पेंटिंग देखी होगी लियोनार्डो दा विंची की, द लास्ट सपर, जिस पे जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं बीच में और एक लाइन से उनके अगल बगल कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ बिल्कुल ऐसा ही एक सीन होता है उसमें, जिसमें दिखाते हैं बीचों बीच हिटलर बैठा हुआ है। हिटलर बैठा हुआ है वो और अपने सारे बाशिंदों के साथ डिनर कर रहा है वहाँ बैठ के, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टेबल पे जाके बैठती है और हिटलर से हाथ मिलाती है। फिर मूवी में कहानी आगे चलती है, फिर दिखाते हैं कि कोई एक लड़की है, उसको विजन्स आते हैं, तो चांद से हिटलर का कोई एक ऑफिसर होता है, वो अपने यूएफओ में बैठकर आता है। तो उसमें दिखाते हैं कि जो ये यूएफओ हम देख रहे हैं ना, वो एलियन यूएफओ नहीं है, ये साले नाजीज ने बनाए हुए हैं ये यूएफओ। अच्छा, वही वो जो उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लग रहे थे, तो उनका स्पेस ट्रैवल का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया था कि वो सारे के सारे मून पे चले गए थे, उन्होंने मून पे अपना बेस बना रखा है और वो अब 4th राइक की तैयारी कर रहे हैं। जब हिटलर
ने वर्ल्ड वॉर 2 किया था, उस टाइम पे वो थर्ड राइक की तैयारी, थर्ड राइक का मतलब होता है कि तीसरा राज या तीसरी बादशाहत। अच्छा, हाँ ठीक है। कि जर्मनी का या हिटलर का तीसरी बादशाहत आएगी, तो उसके लिए युद्ध हो रहा है। वो फेल हो गया, तो अब वो मून बेस में है और वो फोर्थ राइक की तैयारी कर रहे हैं, चौथी बादशाहत की, कि जर्मनी का राज, नाजी जर्मनी का राज पूरे दुनिया पे फैलेगा। तो वहाँ मून बेस पे वो तैयारियां हो रही हैं सारी भाई, वो यूएफओ बना रहे हैं, वो हथियार बना रहे हैं भयंकर। अगाथा में हिटलर है, हिटलर अगाथा में है पृथ्वी पे, वहां पे भयंकर वो डायनासोर्स को ट्रेन कर रहे हैं भाई। अच्छा, वो अपनी सवारी के लिए, भगाने के लिए डायनासोर्स है वहां पे भाई। तो वो पूरी मूवी, और फिर क्या था कि यूट्यूब पे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेके, तो एक बाहर का ही बंदा था, उसने इस मूवी के ऊपर एक काइंड ऑफ रिव्यू टाइप वीडियो बनाया हुआ था। तो उस रिव्यू के लास्ट में पता है वो एक बहुत खुफिया बात, काइंड ऑफ खुफिया बात ही होती है। वो ये बोलता है कि देखो, फिल्मों के थ्रू जनता के सामने अक्सर सच रखा जाता है एक मजाकिया तौर पर, और वो उसको एंटरटेनमेंट समझ के ग्रैप्स करते हैं। क्योंकि वो जो मूवी है ना, क्योंकि वो जो मूवी है ना, वो 70 to 80% कॉमेडी मूवी है वो। अच्छा, वो कॉमेडी मूवी है। तो उन्होंने कहा कि यार, कि कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं, उस रिव्यू करने वाले बंदे ने बोला, यार कितने परसेंट ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि इस मूवी को जिस बंदे ने डायरेक्ट किया है, वो जब स्क्रिप्ट लिखने बैठा होगा, तो क्या उसने सोचा होगा कि यार हिटलर के बारे में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, बताओ मेरे को, साला उन सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जोड़ के मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। हो सकता है। और कितने परसेंट चांसेस हैं इस बात के कि इस पिक्चर में जो दिखाया गया है वो एक सच हो, लेकिन वो हमारे सामने कॉमेडी की फॉर्म में रखा गया है। हाँ, मतलब कि अब वही है ना कि कॉमेडी है तो बंदे देखेंगे और भूल जाएंगे। हम बता भी दें, जिसको समझ में आएगा वो समझेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो मजे में देखेगा पिक्चर को। अब वही है ना, क्रिएटिव बंदा है, वो अपनी आर्ट को इन्हीं चीज़ों के थ्रू एक्सप्लेन करता है। एग्जैक्टली, है ना। अब वो तुम ऑडियंस के ऊपर है वो कितना समझ पाते हैं। अब पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग डिजाइन करते हैं अपनी, है ना, वो अपने इमोशंस रखते हैं उस चीज़ में, है ना। अब जो बंदा समझने वाला होगा वो समझ जाएगा चीज़ों को कि हाँ, इस पेंटिंग में ये असर डाल रही है। कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस। हाँ, तो वो वाली चीज़ है ये। तो अब जैसे मैंने बताया कि मेन स्ट्रीम में जो थ्योरी है कि हिटलर शॉट हिमसेल्फ, एंड जो उसकी वाइफ थी एवा ब्रॉन नाम था शायद उसका, उसने साइनाइड खा लिया था, दोनों मर गए थे, सुसाइड कर लिया था एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, और उसके बाद वॉर ख़त्म हो गई। ठीक है, ये है मेन स्ट्रीम में, जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में चलता है। लेकिन मैंने एक शो भी देखा था बहुत टाइम पहले, इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री शो, उसका नाम है हंटिंग हिटलर। हंटिंग हिटलर, यस। ये भी कॉमेडी शो है? कॉमेडी शो नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री शो है। अच्छा। हंटिंग हिटलर। इस शो में क्या होता है कि जो इस शो का होस्ट है, वो बंदा जो सारी थ्योरीज है ना कि अर्जेंटीना में एक पूरी नाजी कॉलोनी है, माचू पिचू पेरू में माचू पिचू जगह है, वहाँ के माउंटेन्स में एक पूरी नाजी जर्मन नाजीज की एक कॉलोनी बसी हुई है पूरी, और वो आज भी उन्हीं नाजी तौर तरीकों से रहते हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स रहा करते थे हिटलर के टाइम पे। तो वो निकलता है उस खोज पे, तो वो अर्जेंटीना में जाता है। वो जो रोगन के पॉडकास्ट पे मैंने उसका वो शो देखा था, पॉडकास्ट देखा था, और फिर उसके बाद मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी पूरी। तो वो बोलता है कि जब वो अर्जेंटीना में गया और वो उस कॉलोनी में पहुंचा, तो कह रहा कि मैं सुबह निकला उस कॉलोनी में घूमने के लिए, और मैंने वहाँ जाके सिंपल ऐसे गुड मॉर्निंग बोला, तो उधर से एक जर्मन रिप्लाई आया। ठीक है, तो कह रहा मैं सुन के शॉक्ड हो गया कि मतलब जो कहानियां सुनी हैं वो सच हैं, कि मतलब कोई कोरी कल्पना नहीं है, सच है वो। फिर कहने लगा कि वो वहाँ के ही एक सैलून में गया, सैलून में जाकर कि मैंने बाल कटाए वहाँ मैं देख रहा हूँ कि भाई जो सैलून चला रहा है उसके जो दादा परदादा रहे होंगे हिटलर के साथ, वहाँ पे भाई फोटोज लगी हुई हैं
हिटलर की फोटोज, उसके दादा की हिटलर के साथ खड़े हुए फोटोज, और वहां पे उसने नाजी फ्लैग्स लगाए हुए हैं। मतलब आज के टाइम में कोई नाजी फ्लैग लेके निकल जाए सड़क पे, भाई तो पीटेंगे उसको, ऐसी तैसी कर देंगे उसकी। अरे वहां तो उसने अपनी दुकान पूरी सजाई हुई है उस तरीके से, और कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। वहां पे वो कह रहा पूरी कॉलोनी उनकी है। हो सकता हो ना वो कि मतलब डेकोरेशन के बेस पे करा हुआ हो। अरे यार तो अब सिंपल सी बात है ना, डेकोरेशन के बेसिस पे करा होगा। अब क्या कहते हैं कि अब जैसे अजमल कसाब है, हाँ, ही वाज अ फकिंग टेररिस्ट। अब कोई अजमल कसाब की पोर्ट्रेट लगा के अपने घर में या दुकान में डेकोरेशन कर सकता है क्या? कुछ बंदे होते हैं जो डेकोरेशन करते हैं। अरे यार करते भी है तो फिर पिटते भी तो है ना फिर। हाँ, पिटते हैं। एग्जैक्टली लेकिन अगर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज कर पा रहा है तो क्यों? क्योंकि उसने बोला कि वहां पर पूरी की पूरी कॉलोनी ही उन जर्मन्स की थी। हाँ, वो है कि उन नाजीज के वंशज हैं। हाँ, ठीक है। तो उसने कहा कि अब जैसे नाजीज जो थे अपने आप को प्योर आर्यन रेस समझते थे कि वी आर टॉप ऑफ द लाइन मैन, जो हमसे नीचे ऊपर कोई नहीं है, सब नीचे ही है हमसे। ठीक है। तो कह रहा कि उसने मेरे बाल बाल काटे ऐसे। तो मैं उन फोटोज को देख के बहुत सरप्राइज हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि यार मैं इसको देख सकता हूँ क्या? चूंकि कह रहा कि नहीं भाई, उसने मेरे को मना कर दिया कि नो मैन। और कह रहा उसने साले हाथ मत लगा दी। कह रहा उसने मेरी तरफ ऐसी क्या कहते हैं ना, घृणित निगाहों से देखा ना कि मैं कोई तुच्छ ओछा इंसान हूँ, कि तूने बोल कैसे दिया कि तू उसको छुएगा? तू साले इसको छूने के लायक नहीं है। यू आर नॉट अ फकिंग आर्यन रेस। तो ये चीज थी। फिर उसने बोला कि फिर हमने शुरुआत करी ढूंढने को लेके हिटलर के ट्रेसेस को। कह रहे कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कि जिनके बारे में ना मैं खुल के बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या मुझे मिला। क्योंकि अगर मैं वो रख दूंगा ना सामने तो पता नहीं कि मेरे साथ भी क्या होगा। हाँ, ऐसे लोगों को तो जल्दी गायब करते हैं। तो जब जो रोगन ने उससे ये चीज़ पूछी ना कि चलो ठीक है तुमने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई सब, कि मैं तुमसे ना एक लाइन में सवाल पूछता हूँ, मुझे एक लाइन में इसका जवाब देना। क्या तुम्हें लगता है कि हिटलर बच के भाग गया था? उस बंदे ने बिना एक सेकंड सोचे ना उसने बोला कि यस, वो नहीं मरा था, वो भाग गया था। हाँ, तो भाई वो बंदा गया है उस जगह पर, उसने इतनी चीजें ऑब्जर्व की हैं, है ना भाई। उस शो को देखना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है उसके एपिसोड्स। तो उसने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। हिटलर ना कि भाई कह रहा कि हिटलर का जो भी सामान था, जो भी जर्मन नाजीज का जो भी सोना था, वो सब उस ट्रेन में, एक ट्रेन थी साला, उस ट्रेन में भरकर वो कैसे निकाल के ले गए हैं किसी को नहीं पता। कह रहे कि ये जो लोग भाग कर आए हैं, अब सिंपल सी बात है ना, कोई रेफ्यूजी इंसान है, अगर वो अपनी जान बचा के भाग रहा है तो यार ऐसा तो होगा नहीं ना कि अरे यार ठीक है मेरे पास इतना पैसा रखा है मैं अपने डाल लेता हूँ, बैग में डाल के भागता हूँ। वो तो जान मैटर करती है ना उसके लिए, सबसे पहले तो भागेगा ही जान बचा के। कह रहा कि साला उनकी जो कॉलोनीज है ना वहां पे, वो साले फकिंग मिलियनेयर्स लोग हैं, वो रेफ्यूजी बनकर आए लेकिन तब भी उनके पास इतना पैसा है कहाँ से? दैट वाज ऑल द मनी दे लूटेड एंड ट्रांसपोर्टेड दैट मनी फ्रॉम द ट्रेन। सही बात है। तो कह रहा कि भाई वो सब कुछ भाई, तभी जो उन्होंने रिसोर्सेज लूटे थे ना वॉर के टाइम पे, कह रहे वो सब ले आए थे अपने साथ। तभी तो इतने मजे में है वहां पर कि उनके पूरी कॉलोनी से कोई बाहर का बंदा जा नहीं सकता वहां पर। एग्जैक्टली बोला कि जब हिटलर को पता चल गया था कि वॉर जा रही है हाथ से, तो कह रहा है कि उन्होंने अपना भागने का प्लान तैयार कर लिया था और किसी को पता भी नहीं चला। ऊपर से दिख रहा था ऐसा कि हिटलर सोच रहा है कुछ फाइट बैक कर सकता है। ये चीजें तो इतनी गुप्त होती हैं, है ना, जो प्लान्स बनते हैं ऐसे कि हाँ वो हमला करने वाले उन पर, लेकिन उन्हें पता कैसे चला हिटलर को कि ये लोग अटैक करने वाले हैं? क्योंकि हिटलर वॉर हार रहा था। हाँ, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर बहुत जगह से वॉर हारने लग गया था। तो उससे आइडिया हो गया था, उसको आइडिया हो गया था कि हाँ ठीक है। और जब उसको दिखने लगा, क्योंकि जब हिटलर की जो फौज थी जब वो रशिया पहुंची ना, तो उसको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ, उसके हर एक सैनिक मारे गए वहां पे। क्योंकि रशिया में जो विंटर्स होती है ना वो इतनी खतरनाक होती है कि उनके जर्मन सैनिक वहां लड़ ही नहीं पाए, वो साले जम के मर गए वहां पे, वो ठंड से मर गए। रशियंस ने भी नहीं मारा उनको, वो ठंड से मर गए वहां जम के, भूखे खुद ही मर गए वो। तो उसको वहां से बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक नुकसान हुआ आर्मी का।
फिर जब उसको दिखा कि रशियंस मार्च करने लग गए हैं अब जर्मनी की तरफ, तो उसको पता चल गया कि रशियंस के पास आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना भाई, ये दिमाग हिला देती अब, है ये। अब वही चीज़ होती है ना है कि एक मेन स्ट्रीम जो थ्योरी है जो हर किसी को पता है वो ये है कि हिटलर वाज डेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बट ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती हैं कि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, फिर उस इन्फॉर्मेशन का एक थोड़ा सा एविडेंस भी मिला, तो अब ये सब चीज़ें जब आपस में जुड़ के ना एक अलग हिस्सा प्रेजेंट करती हैं कहानी का। कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो एक साइड तो वो जो हम सबको पता है, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए, मूवीज़ में देखते आए, न्यूज़ में देखते आए, लेकिन जो कॉइन का फ्लिप साइड है वो ये भी है। वैसे कॉपीराइटेड है ये चीज़, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, जिस बंदे ने बोला था वो कह रहा था कि हर पहलू के ना 3 साइड्स होते हैं। हम तो कहते हैं कॉइन्स के 2 साइड होते हैं, उसने कहा 3 साइड्स होते हैं। पता कैसे? एक योर साइड, एक माइंड साइड, एक ट्रूथ साइड। उन्होंने कहा 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड होते हैं, एक तुम्हारा सच, एक मेरा सच और एक असल सच। 3 साइड होते हैं। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक बहुत ही अजीब थ्योरी है जो मैं देख रहा था, और काइंड ऑफ ऐसी ही है उसमें भी। मतलब तूने उसका नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला, है ना? उसको कहते हैं कि भाई वो बंदा ना 1980s में डेथ हो गई थी उसकी जेल में। लेकिन कुछ बंदों का ये भी मानना है कि वो 2013 तक जिंदा था। 2013 तक जिंदा था? हाँ, 2013 में उसकी डेथ हुई है। वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना जेल से छूटने के बाद। हाँ, वो तो बना था वो। ये चीज़ गूगल पर है, लेकिन 1/3 जनता, वो उनको ये पता है कि वो 1980 में मर गया था। हाँ, 1980 को जेल में मर गया था वो। ओके। तो एक थ्योरी ये आती है कि क्या नाम है, कि वो सच में मर गया था, है ना? कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मंडेला इफेक्ट की वजह से ये हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है मंडेला इफेक्ट। हाँ, वो है, वो येस्टरडे नाम है उसका। वो देखी है मैंने। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि एक क्या कहेंगे उसका, 1/3 पॉपुलेशन एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर लेती है। कैसे? इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है। सपोज कर हम अभी बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना? हम यहाँ से जाते हैं, अपना डिनर करते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं फ़ोन पे कि हाँ ये वीडियो हो गया है, और डालते हैं इसको, है ना? ठीक है। सो जाते हैं अपना, सुबह उठते हैं, तू अपने ऑफिस, मैं अपने ऑफिस। ठीक है। तो ऑफिस जा कर के मेरे को कॉल करता है, तो पूछता है, तू बोलता है कि भाई मुझे ना मेरे फ़ोन में यूट्यूब दिख नहीं रहा है, यूट्यूब ऐप नहीं दिख रहा है। ओके। मैं कहता हूँ कि यूट्यूब क्या होता है भाई? क्या यूट्यूब होता क्या है? तू कह रहा है कि भाई तू साले पागल है, यूट्यूब हमारा चैनल बना हुआ था, उस पर भाई उस पर वीडियो डालते हैं, है ना? ये सब होता है। मैं कहता हूँ भाई तू साले सूखा नशा किया आएगा, तूने क्या बोल रहा है, क्या होता है यूट्यूब? अच्छा। तो मंडेला इफेक्ट काइंड ऑफ ऐसा होता है। और इसमें ये चीज़ है कि अगर ये हुआ है सच में, तो इसका कोई बंदा फ़ायदा भी उठा सकता है और नुकसान तो है इस चीज़ के। अब जो मूवी तू बता रहा है येस्टरडे, उसमें उस बंदे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो कहते हैं कि 2011 में जो अर्थ है वो 2012 में अर्थ जो है तबाह होने वाली थी। हाँ, है ना? तो उस मूवी में यही दिखाया कि 2012 का टाइम था और एकदम से पृथ्वी पर ब्लैकआउट हो गया। ओके। है ना? उसका बंदे का एक्सीडेंट हुआ बस से, जब ब्लैकआउट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो अगले दिन मिला हॉस्पिटल के बेड पर। अच्छा। हॉस्पिटल के बेड पे मिलने के बाद उसके दांत वाँत टूट गए भाई। ठीक है ना? उसके बाद जब आता है वो रिकवर होता है, अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तो एक बहुत फेमस बैंड था द बीटल्स। हाँ, बीटल्स। है ना? तो वो बंदा बैठ कर ना, उसके दोस्त कहते हैं कुछ गाना सुनाओ यार, तुम्हारे पास गिटार है। तो वो बीटल्स का गाना गाता है, एक गाना गाता है, वो उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं गाने का। तो बजाता है वो बढ़िया, सब लोग ना उसको ऐसे हैरानी से देखते रहते हैं ना, देखते कि भाई क्या फकिंग ऑसम मैन, क्या गाना गा रहा भाई। अच्छा। ऐसे बाद में सब ताली वाली बजाते हैं, कहते हैं भाई बहुत अच्छा गाना गाया, कब लिखा ये, ऐसे पूछते हैं उससे। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये बीटल्स का गाना है ये। ओह मैन, बीटल्स का गाना है। वो शॉक्ड। कहते हैं कौन बीटल भाई, कौन बीटल? अगर तुम्हें नहीं बताना कि ये गाना तुमने लिखा है, तुम्हें नहीं बतानी ये चीज़, तो
ठीक है भाई, लेकिन झूठ तो मत बोलो कि ये किसी और का गाना है। ऐसा गाना आज तक है ही नहीं दुनिया में। तो मतलब कि वो ये कहते हैं कि बीटल्स बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं करता। वो बंदा जाता है अपने घर पे गूगल पे डालता है द बीट, अपने वो वाला सॉन्ग डालता है जो सुनता है ही नहीं भाई, उसके नाम से कुछ और आ रहा है। वो द बीटल्स डालता है, बीटल की फोटो आने लगती है, जो होते हैं ना कीड़े, हाँ, उसकी फोटो आने लगती है। लेकिन बीटल्स बैंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बैंड का होता। कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये होता है मंडेला इफेक्ट। हाँ, जो ये जो यस्टरडे मूवी में जो ये दिखाया गया ना कि 2012 के बाद ऐसे स्विच हो गया, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एक इसमें भी, कि बोलते हैं कि 2012 में जो कह रहे थे कि 21 दिसंबर आई थिंक ना, 21 दिसंबर को पृथ्वी खत्म होने वाली है। हाँ हाँ, कहते कि वो जो पृथ्वी थी ना, वो पृथ्वी, वो टाइमलाइन खत्म हो गई है। अब हम सब लोग, ये पूरा यूनिवर्स एक दूसरी टाइमलाइन में स्विच हो गया है। हम लोग उस सेम प्लैनेट पे नहीं है, हम किसी दूसरे अर्थ प्लैनेट पे हैं और टाइमलाइन स्विच हो गई है, और वहाँ से आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू हो रही है। तो इसमें ये भी हो सकता है ना कि मतलब अगर पूरा वो स्विच हुआ है, पृथ्वी स्विच हो गई है, तो इसमें क्या लोगों की मेमोरीज भी स्विच हो गई है। मेमोरीज स्विच ऐसे कि लोगों के पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं कि या तो वो उन्होंने कभी जी नहीं, लेकिन मेमोरीज हैं, ठीक है, इस तरह की। जैसे कि अभी रिसेंटली वो देखी थी सीरीज हमने, द अम्ब्रेला एकेडमी। हाँ हाँ, तो उसका जो लास्ट सीजन है उसमें दिखाते हैं ना कि वो पूरी टाइमलाइन स्विच हो जाती है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो मेमोरीज होती हैं जो कभी उस टाइमलाइन में हुई ही नहीं। हाँ, वो अपने जैसे बंदों को ढूंढते हैं, पूरा ग्रुप बनाते हैं। एग्जैक्टली, एक ग्रुप बनाते हैं वो पूरा। तो पॉसिबिलिटी है इस बात की, क्योंकि यार मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, वो चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैं देने वाला हूँ, और सुने भी होंगे कि अमिताभ बच्चन जी का जो डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब मैंने क्या बोला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। असल डायलॉग क्या है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नहीं है भाई, ये डायलॉग सुनिए यूट्यूब पर। कुछ और डायलॉग है कुछ और डायलॉग है, सुनियो। मतलब उस मूवी के अंदर मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैंने जब बचपन में देखी थी ये मूवी, यही बोलता है वो डायलॉग यही बोलता है। अब वही है ना कि भाई मंडेला इफेक्ट इसी तो कहते हैं कि हमारे जो मेमोरी में जो फीड है वो लगते हैं। तो यूट्यूब पर देखेगा ना, वो कह रहा है कि होते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, हाँ, नाम है शहंशाह। ये है भाई, मतलब ओरिजिनल मूवी का क्लिप है, ओरिजिनल मूवी का क्लिप है। अमिताभ बच्चन भी कई सारे शोज में गया है, वो है ना, अमिताभ बच्चन जी गए हैं कई सारे शोज में। और अगर उन्हें कहा जाता है कि भाई एक बार बस वो डायलॉग बोल के दिखाओ, बोलते हैं, तो उसमें भी वो कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। यहाँ तक कि सुनील शेट्टी की मूवी आई थी एक, उसने भी वो डायलॉग परफॉर्म किया था, तो उसने भी लगते ही कहा था, लेकिन असल में वो डायलॉग है होते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो ये मैंने चीज देखी ना, मैंने ओरिजिनल मूवी क्लिप पड़ी हुई है यूट्यूब हाँ पे। पड़ी हुई है भाई, मूवी देख ले तू, मूवी में है ये चीज। मैं देखूंगा इस क्लिप को। तो मैंने कहा यार, जब वो फैसिनेटिंग अगर ऐसा है तो, जो वो एक्टर है वो खुद ही लगते हैं कह रहा है, तो हिस्ट्री कैसे चेंज हो गई? एग्जैक्टली यार, क्योंकि अगर मतलब उसको अगर अपना डायलॉग बोलने के लिए कहा जाए तो वो तो वही बोलेगा, जो मूवी में फेमस हुआ है। हाँ, तो हिस्ट्री कैसे चेंज हो गई भाई फिर? तो कोई मतलब इसके पीछे भी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे उनमें से एक चीज़ ये है जो बहुत ही बेतुकी है कि कोई बंदा फ्यूचर से पास्ट में जाके चीज़ों को चेंज कर रहा है। कि फ्यूचर में किसी ने टाइम मशीन बनाई होगी तो वो पास्ट में जाके ना चीज़ों को चेंज कर रहा है। लेकिन मोटो क्या उसके चेंज करने का? ये तो पता नहीं भाई, ये थ्योरी है, बस एक थ्योरी है। ये तो मेरे को बकवास लग रही है। कोई बंदा है फ्यूचर से आया, पास में चेंज कर रहा, मतलब डायलॉग चेंज करके क्या मिलेगा? डायलॉग चेंज करके क्या मिलेगा? लेकिन भाई तुझे पता है ना, मूवीज देखी है, पैराडॉक्स तूने देखी है कि देखी है। पास्ट में जाके, पास्ट तो जाना खैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई चला भी जाए, किसी ने एक अब कुछ चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, एक माइक है यहाँ पे, उसने आके हल्का सा माइक भी इधर कर दिया ना, तो जो आने वाला जो फ्यूचर है, रियलिटी चेंज हो जाएगी पूरी। इस खाली किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने से पूरी टाइमलाइन में बन जाती है। हाँ, हमने देखी है भाई द अम्ब्रेला एकेडमी, उसमें से उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स किए थे। अरे यार वो क्या कहते हैं, एक सीरीज थी कौन सी, डार्क, इनसेन, मतलब टाइम ट्रैवल करके
क्या क्या बकचोदियाँ हो सकती है ना भाई, वो उस मूवी में दिखाया गया है। फिर पैराडॉक्स मूवी है यार, दैट्स फकिंग इनसेन। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब जैसे मैंने बताया तेरे को कि एग्जाम्पल दिया ना यूट्यूब वाला, अब सोच अगर ऐसा ही कुछ हुआ है, अगर होता है तो उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? कैसे उठा सकते हैं फ़ायदा? कि हमें तो पता ही है भाई, यूट्यूब अगर प्लेटफॉर्म है तो वो कितना जानदार चीज़ है। अगर वो अवेलेबल भी नहीं है, मंडेला इफेक्ट की वजह से वो गायब हो गया, हमें पता है वो चीज़ बहुत कारगर है। हमारे पास आइडिया है, हम जनरेट कर सकते हैं उसको। हाँ, हम यूट्यूब बना सकते हैं। अब हम भी ना बनाए, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढे जो इस कैपेबल हों कि यूट्यूब को ऐसे प्रोग्राम कर सके। लेकिन प्लानिंग हमारी होगी, एग्जैक्टली बताएंगे हम, कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। यार ऐसी और कौन सी चीज़ है कि यार तुमने तो बड़ी इंसेन चीज़ बताई यार, है शहंशाह वाला डायलॉग। ये है, और बहुत सारे एग्जांपल्स है यार। जैसे वो देखा था मैंने कोका कोला का, कि कोका कोला का लोगो कैसा है, वो दिखाते हैं, तूने भी देखा होगा कि कोका और बीच में डैश है, बीच में डैश है बीच में, ओके, है ना, और कोला लिखा हुआ है। लेकिन वो कंपनी वाले कहते हैं कि ये हमारा लोगो है ही नहीं, हमारा लोगो तो खाली कोका और ऊपर से छोटा सा डॉट है और फिर कोला। लेकिन मैंने तो जो देखा है लोगो, वो तो पूरा लिखा हुआ है, कोई डैश नहीं है, कुछ नहीं है बीच में। अब तुझे भी अलग याद है, अरे तू भी मंडेला इफेक्ट का शिकार है। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई। सही नहीं यार। ऐसी ही एक और वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे टाइम ट्रैवल वाली बात आती है तो सिम्पसन्स। हाँ, उनके बारे में मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और वो सच हो जाती है। सिम्पसन्स वो कार्टून शो है जो 1989 से एयर होना स्टार्ट हुआ था। तो जब वो कार्टून शो टीवी पे आना शुरू हुआ और आज तक वो आता है टीवी पे, यानी 1989 टू 2024 चल रहा है, तो 24 साल तो यही हुए। तो 89 से फिर 10-11 ईयर्स, मतलब आई थिंक सो अराउंड 35 ईयर्स का टाइम पीरियड मान के चलते हैं हम ऑलमोस्ट। इन 35 ईयर्स के टाइम पीरियड में थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स, ठीक है, और उन थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स में कुछ कुछ ऐसी इनसेन चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जिन्होंने रियलिटी का रूप ले लिया। तो उसमें से जो सबसे मतलब मैं कहूँगा माइंड बॉगलिंग जो चीज़ मेरे को लगी ना, वो था हिग्स बोजोन का प्रेडिक्शन होना। हिग्स बोजोन द गॉड पार्टिकल। क्या होता है कि उसका जो मेन कैरेक्टर है, एक फैमिली है पूरी सिम्पसन्स, ठीक है, तो उसमें जो फैमिली में जो फादर है होमर सिम्पसन, वो क्या होता है एक शो में दिखाते हैं कि मतलब वो साइंटिस्ट बनने का उसको कीड़ा लग जाता है, खूब पढ़ाई वढ़ाई करता है, साइंटिस्ट बन जाता है वो। फिर अपने बेसमेंट में वो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लाता है और वही एक पार्टिकल की खोज में लग जाता है वो। तो जब वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और जो उसको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं उन एक्सपेरिमेंट से, तो वो उस बोर्ड के ऊपर लिख रहा होता है सारी चीज़ें चॉक से। तो वो एक एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट के थ्रू उसको एक इक्वेशन पता चलती है, जब वो उस इक्वेशन को लिख देता है बोर्ड पे, शो चल रहा है अपना, ख़त्म। फिर बात आती है आई थिंक सो अराउंड 2010-11, मेरे को ईयर बहुत करेक्टली याद नहीं है। पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया जाता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर तो काफ़ी पहले बन गया, 2004 आई थिंक सो 5 में, ठीक है, सर्न जैसे बोलते हैं। 2011-12 में उसके अंदर पार्टिकल्स को कोलाइड कराया जाता है और उन पार्टिकल्स के कोलिजन से एक और नए पार्टिकल का जन्म होता है जिसको बोला जाता है द गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन। और उस पार्टिकल के रिजल्ट की जो इक्वेशन होती है ना, वो एग्जैक्ट वही सेम इक्वेशन होती है जो होमर सिम्पसन ने उस शो में अपने बोर्ड पे लिखी थी। मतलब भाई मतलब वो एपिसोड कितना पुराना वो वाला? वो एपिसोड है यार आई थिंक सो वो 90s का ही एपिसोड है, वो रीसेंट नहीं है, वो 2000 से पहले का एपिसोड है वो। मतलब जब साइंस, मतलब उसने जो इक्वेशन की प्रेडिक्शन कर दी ना, वो इक्वेशन की प्रेडिक्शन विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए एक लेबोरेटरी चाहिए भाई।
एग्जैक्टली कि जब उसके लिए कैलकुलेशंस चाहिए, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन होती है ना भाई। एग्जैक्टली गोल्ड पार्टिकल जैसी चीज ढूंढना। तो वो मतलब काइंड ऑफ ये हुआ ना कि जब तक तू कार चलाएगा नहीं तब तक तेरे को पता नहीं चलेगा ना कि ये कार कितना पेट्रोल पीती है असल में, तो उसके लिए कार को चलाना पड़ेगा। तो वही सेम बात हो गई कि बिना पार्टिकल एक्सेलरेटर के, बिना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के कोलिजन के, बिना रीडिंग को मेजर करे हुए हमें वो इक्वेशन मिल ही नहीं सकती जो होमर सिम्पसन ने अपने बोर्ड पे लिख दी उस दिन उस कार्टून शो में। ऐसा भी तो हो सकता है तुक्के में हो गया वो। अरे यार कितना बड़ा तुक्का मार सकता है तू, वो कोई सिंपल 1 + 1 = 2 वाली कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि वो ये भी लिख सकते थे 2 + 2 4, सिंपल ये भी लिख सकते थे वहाँ कार्टून में, क्योंकि कार्टून है भाई। एग्जैक्टली ना, कार्टून का मतलब यही होता है कि कुछ भी लिख दो। वो कोई इतनी सिंपल कैलकुलेशन है ही नहीं कि कोई स्क्रिप्ट राइटर उसको बस आउट ऑफ द ब्लू, यार मेरे मन में आ रहा है कि ये ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ, इतनी तो पावर इतनी कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, फिर = इंटीग्रेशन और ये लिख देता हूँ, बस कहानी खत्म। नहीं, कहानी तो अब शुरू हुई है भाई। कहानी तो शुरू तब हुई ना जब उसने वो चीज ब्लैक उस पर लिख दी, बोर्ड पर उस पर लिख दी यार। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे नहीं हुआ? वैसे कहते हैं ना कि मतलब सिम्पसन्स की तो बहुत सारी वो प्रेडिक्शन सच हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, हाँ अब आई थिंक सो 2000 कब बना था वो, अभी 2024 में अभी वो दोबारा इलेक्शन जीता है। अभी तो वो दोबारा से बना है, लेकिन पहले जब था आई थिंक सो 2019 में आई थिंक चल हाँ वो होगा, वो याद नहीं अभी। उस टाइम पे जब वो फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना था, उसकी प्रेडिक्शन सिम्पसन्स ने अपने शोज में कर रखी है, अपने एक एपिसोड में कर रखी है। अब वो प्रेडिक्शन किस हद तक रियलिटी को छूती है, मतलब वो कार्टून एपिसोड, वो पर्टिकुलर एपिसोड किस हद तक रियलिटी को टच करता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद जब ट्रम्प एक मॉल में जाता है लोगों से मिलने के लिए, तो वो एक एस्केलेटर से नीचे आ रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है, एस्केलेटर के ऊपर जो बाउंड्री वॉल है, ठीक है, वहाँ पे लोग सब खड़े हुए हैं और एक बंदे के हाथ में एक पेपर है, ठीक है, ट्रम्प नीचे आ रहा है। एग्जैक्ट सेम सीन उस कार्टून शो में चलता है, उस एपिसोड में, कि ट्रम्प एस्केलेटर से नीचे आ रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है, उस बंदे के हाथ से वो पेपर गिर जाता है, रियलिटी में भी उस इंसान के हाथ से वो पेपर गिरता है। ये चीज़ें तो हैं भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ, मैंने वीडियोस देखी हैं कि क्या इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये इत्तेफाक है या उन्होंने फ्यूचर देखा है? अब यार अब वही तो ना कि इस चीज़ को क्या माना जाए इस चीज़ को। मैं देख कभी कभी तो मैं वो वैसे अभी भी आता है क्या शो? हाँ वो अभी भी आता है, सिम्पसन्स अभी भी आता है, मतलब प्रेडिक्शंस अभी भी चालू हैं। एग्जैक्टली और हमें नहीं पता कौन सी चीज़ कब होने वाली है। एक वाइल्ड प्रेडिक्शन तो आई डोंट नो इफ कि उसको प्रेडिक्शन कहना चाहिए अभी कि नहीं कहना चाहिए। सिम्पसन का एक एपिसोड है जिसमें जोक्स कर रहे होते हैं सब, तो एक बूढ़ा इंसान होता है, ठीक है, वो भी सिम्पसन ही है, और वो एक जोक लिखता है। वो कहता है कि आई गॉट अ जोक, तो उसमें वो बोलता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अ पैनकेक। फिर वो बोलता है जोक में कि आई डोंट नो एनी पैनकेक दैट गॉट न्यूक्ड बाय इंडिया, कि मुझे किसी ऐसे पैनकेक के बारे में नहीं पता है जिसके ऊपर इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया हो। ये उस शो में बोला गया है, उस एपिसोड में बोला गया है। आई डोंट नो, अब ये तब तक प्रेडिक्शन नहीं हो सकती जब तक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिरा दे। अभी पता क्या हो रहा है? अभी मैं कल ही इंस्टाग्राम देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि न्यूज़ में वो दिखाया था, उसमें आते हैं ना भाई इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं कि पाकिस्तान पे तालिबानियों ने अटैक कर दिया है, उनके 2 पोस्ट जो हैं हाईजैक कर लिए उन्होंने। अब भाई शुरुआत तो हो चुकी है, अब तालिबान आई थिंक इंडिया का फ्रेंड है, हाँ है ना, और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। हो सकता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया से लॉन्च ना हो, हाँ हो सकता है अफगानिस्तान से लॉन्च हो। बात तो ये है ना कि ख़त्म तो वो हो रहा है ना, पाकिस्तान हो रहा है ना ख़त्म। एग्जैक्टली मेन चीज़ तो वो है।
इतनी वाइल्ड मतलब उसमें प्रेडिक्शंस हैं। और अब जैसे ये वाली बात आती है ना कि हाँ यार कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, किसी और शो में क्यों नहीं हो पा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सही बात है। तो जो मतलब इसके पीछे एक लॉजिकल टाइप ऑफ दिया जाता है आंसर इसका, वो ऐसे दिया जाता है कि यार कि सिम्पसन्स 1989 से एयर हो रहा है, ठीक है, वो टीवी पे आ रहा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स उसके लिखे जा चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये दिया उसके पीछे का आंसर कि यार राइटर्स की इमेजिनेशन से इतना कुछ निकला है कि उसमें से एक आधी चीजें सच भी हो जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उन्होंने इतने मतलब वो ना पूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, मैं समझ गया, ये पूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो गया है। अब इसमें से कुछ भी जाके सच हो रहा है। जैसे अभी एप्पल के ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस आए, एप्पल विजन प्रो, वो उसमें पहले दिखा वो रखे हैं, सिम्पसन्स में पहले से दिखा रखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना पूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बन चुका है इतने सारे एपिसोड्स का कि अब इसमें से कुछ भी चीज आगे जाके इन फ्यूचर सच हो सकती है। तो इसको ऐसे ना लिया जाए कि इसमें प्रिडिक्शन हो रहा है, बस ये है कि इसमें इमेजिनेशन के थ्रू ये चीजें बता दी गई हैं, बस वो आगे जाके रियलिटी का रूप ले रही हैं। तो अब उसमें मैं ये सोचने में मतलब दिमाग मेरा ऐसे खराब हुआ इस चीज को सोच के कि क्या था, मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक बड़ा ही अमेजिंग पेज फॉलो कर रखा है। वो क्या करता है कि जो 90s और 80s 70s के टाइम पे जो पिक्चर्स रही हैं और उस टाइम के लोगों का जो जीवन रहा है ना, वो उनको दिखाता है फोटोज़ के थ्रू, कंपैरिजन दिखाता है फोटोज़ में कि हाँ 1980s में ये जगह ऐसी थी, 2024 में ऐसी दिख रही है। उसने अभी कुछ दिन पहले ना एक पोस्ट डाला था, उसमें दिखाया था कि 1990s में लोगों ने फ्यूचर कैसा इमेजिन किया था। कुछ तो वो भी होता ना कि एआई वाली डाल देते हैं वो लोग, वो रियल इमेजेस थी, ठीक है, कि 1990s में लोगों ने कैसा फ्यूचर इमेजिन किया गया था, जो ड्राइंग्स के थ्रू सबने बनाया था और वो किसी मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो उसमें दिखाते हैं कि लोग देख रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक लेविटेशन से चलने वाली ट्रेन्स हैं, फ्लाइंग कार्स हैं, ठीक है, और भाई स्पेस ट्रैवल ऐसे हो रहा है कि जैसे हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और लोग अपनी कार में बैठ के, टीवी सेट लगा हुआ है तो कार में बैठ के टीवी देख रहे हैं, इस तरीके से। मतलब ज़्यादा ही, मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही हाई फाई दिखा दी उसमें, बहुत ज़्यादा हाई फाई इमेजिन करा उन्होंने। तो मैं उसको देख के यही सोच रहा था, मैंने कहा कि यार, फिर उसके बाद जब अपनी ये रिसर्च चल रही थी तो मेरे दिमाग में इन दोनों चीज़ों को लेके थॉट प्रोसेस यह है कि उन फोटोज़ में जो कुछ दिखाया गया कि वी आर सो close to this imagination but at the same time we are still very far। मतलब कि उसमें दिखाया कि मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू ट्रेन्स चल रही हैं, पर वो मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू ट्रेन्स उन्होंने दिखाई आसमान में चल रही हैं, बट हमने जो अचीव कर पाए वो अचीव कर पाए बुलेट ट्रेन्स का चलना, जो मैग्नेटिक लेविटेशन पे चल रही हैं लेकिन ट्रेन ट्रैक्स पे। उसके लिए स्पेशल ट्रैक्स बन रहा है, वो हवा में ट्रैवल नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा इमेजिन करा कि वो हवा में ट्रैवल कर रही हैं। हम बहुत क्लोज तो गए उस इमेजिनेशन के, पर तब भी बहुत दूर है, ठीक है। हमने कार्स के अंदर टीवी देखना अचीव करा, बट छोटी स्क्रीन, बहुत छोटी स्क्रीन पे। उस इमेजिनेशन का हम एक बहुत छोटा हिस्सा अचीव कर पाए। नहीं, करने को तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेस बड़ा हो जाएगा ना फिर। एग्जैक्टली ना, कि टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे डेवलप होना पड़ेगा ना। लेकिन हम स्टिल, जैसे मैंने कहा कि वी आर वेरी क्लोज टू द इमेजिनेशन ऑफ दोज पीपल, बट स्टिल वी आर वेरी फार, है ना। कि स्पेस ट्रेवल ऐसे हो रहा है कि जैसे हम कार के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। स्पेस ट्रेवल पॉसिबल करा है, जैसे ब्लू ओरिजिन, जो जेफ बेजोस की कंपनी है, ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन एयरलाइंस है, ये लोग स्पेस ट्रैवल कराते हैं, अपने रॉकेट्स को भेजते हैं, थोड़ा आउटर ऑर्बिट में घुमा के नीचे वापस ले आते हैं। अचीव किया है, लेकिन अपनी उसी ओल्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी के थ्रू, फ्लाइंग कार्स नहीं है। इस चीज़ से एक चीज़ और याद आ रही है मेरे को, मंडेला इफेक्ट को लेकर के, कि यार अब लोग तो बाहर जाने लग गए हैं अर्थ से, है ना, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे कितनी सारी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं कि अर्थ गोल है, ओवल है, कुछ ये भी कहते हैं ओवल है, गोल है। अब मतलब वो सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट स्फेरिकल, नॉट परफेक्ट राउंड। तो फिर ये लोग कौन है जो कहते हैं अर्थ फ्लैट है? ये
मम्मी का दूध नहीं पिया जिन्होंने बचपन में दिमाग डेवलप नहीं हुआ उनका। नहीं यार, कुछ तो है ना उनके पास, या उनके पास वो चीजें एक्सप्लेन यार करते हैं देख, कि अर्थ फ्लैट है बोलते हैं, हाँ है ना। अब मैं बताता हूँ। देख, अभी तूने बहुत अच्छा सवाल बहुत सही समय पे पूछा। हाँ। अभी रिसेंटली रेड बुल ने ना, जैसे तुझे पता है रेड बुल एडवेंचर स्पोर्ट्स कराता है, तो रेड बुल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करा एंटार्क्टिका की तरफ को, क्योंकि ये जो फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट हैं, दीज फकिंग स्टूपिड, ये कहते हैं कि एंटार्क्टिका जो है ना, एंटार्क्टिका पे जाके ये फ्लैट अर्थ के चारों तरफ की ना वॉल स्टार्ट होती है, उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ। तो वो वॉल है, उस वॉल तक गवर्नमेंट ना पहुंचने नहीं देती किसी को, और नॉर्मल इंसान वहां जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास अपने खुद के इतने रिसोर्सेज है नहीं। ठीक है, तो रेड बुल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करा, उस ट्रिप में बहुत सारे लोग डाले और कुछ ये फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट को भी उठा के फेंका उन्होंने उसमें। अच्छा, डाला उसमें कि जाओ, हम पैसे दे रहे हैं बेटा, जाओ तुम। ठीक है, एविडेंस लेकर आओ, हमें भी क्यूरियोसिटी, हमें भी जानना है। तो जब उनको वॉल, जिसको वो कहते हैं ना कि ये द वॉल है भयंकर, तो जैसे जैसे वो उस वॉल के करीब जाने लगे ना वो फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट, हाँ यही है द वॉल, यही है, यही है। तो जब शिप जैसे जैसे पास पहुंचता गया, तब उनको दिखा भाई ये तो ग्लेशियर है जो कुछ नहीं है, ये तो आगे निकल गया। सिंपल सिर्फ ग्लेशियर है वो और कुछ नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं, शिप जो है वो आगे राउंड मार के उनको वो साइड में से भी दिखा दिया कि भाई ये वॉल ऐसे सीधी नहीं है, इसके साइड में से भी कट मार के तुम यूं जा सकते हो। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ये कहा जाता है भाई कि अर्थ इज फ्लैट, तो सबसे पहली चीज़, अगर अर्थ फ्लैट होती तो सन का जो ग्रेविटेशन है वो इस फ्लैट डिस्क के ऊपर कैसे काम करता, बता। सही बात है ना, क्योंकि अभी अर्थ जब रोटेशन कर रही है, एट द सेम टाइम अर्थ रिवॉल्व्स आल्सो। ठीक है, तो जब वो रिवॉल्व कर रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है, तो उसकी जो क्या कहते हैं राउंड शेप है, स्फेरिकल शेप है, वो उस रोटेशन और रेवोल्यूशन में हेल्प कर रही है। वो ड्रैग क्रिएट नहीं हो रहा है कोई। ठीक है, क्योंकि जब हम सीधा हाथ हवा के सामने लगाऊं मैं, तो प्रेशर फील होता है ना हाथ पे, क्यों? क्योंकि एयर ड्रैग क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यही मैं फिस्ट बना लूं तो वो जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस अब स्मूथ हो गया है काइंड ऑफ, तो वो हवा जो है, वो जो पुश है हवा का, वो उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ऐसे ही सेम अर्थ की स्फेरिकल शेप हेल्प करती है अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन में। उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुश एंड पुल है सन एंड मून का, ठीक है, वो सारी चीजें हेल्प कर रही हैं। क्योंकि अर्थ अगर फ्लैट डिस्क होती ना भाई, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, अर्थ की एग्जिस्टेंस होती ही नहीं। ठीक है, अर्थ की एग्जिस्टेंस होती ही नहीं। और सबसे बड़ी स्टुपिडिटी जो है ना फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट की, वो ये है भाई कि ये लोग अर्थ को तो फ्लैट मानते हैं, पर ये कभी नहीं कहते कि मार्स भी फ्लैट है, मून भी फ्लैट है, जुपिटर भी फ्लैट है। मतलब साला 8-9 प्लैनेट्स, अब तो प्लूटो नहीं है तो 8 प्लैनेट्स कहेंगे हम, मतलब 8 प्लैनेट्स और एक जायंट बर्निंग स्टार है सन, वो सब स्फेरिकल है, राउंड है, लेकिन साला अर्थ ही फ्लैट है। पता नहीं भाई उनके माइंड में वो बात कैसे आ रही है कि वो मान ही नहीं रहे हैं कि अरे यार सिंपल सी बात है ना कि बहुत सारी चीजें हैं कि अर्थ का जब भी हम हाइट पे जाते हैं, एट अ लार्जर हाइट, हमें अर्थ का कर्वेचर दिखाई देता है, वो राउंडनेस दिखाई देती है, वो हॉराइजन कर्व होता हुआ दिखाई देता है। बंदों ने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं। एक देख रहा था मैं वीडियो, तो उसमें वो होते हैं ना इलेक्ट्रिक वाले बड़े बड़े खंबे जो होते हैं, बहुत बड़े खंबे, तो उसने एक फील्ड दिखाया बहुत दूर तक, मतलब खाली फील्ड है, तो खंबे लगे हुए हैं, लाइन से तार जा रही है और वो आगे जाके ऐसे डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बता रहा है बंदा कि देखो अर्थ फ्लैट नहीं है, आगे जाके डाउन में जा रही है, डाउन हो रही है आगे जाके। एग्जैक्टली, वो तो है ही, वो क्योंकि कर्वेचर है ना यार, प्लैनेट पे कर्वेचर है। अब तुम कहोगे नहीं यार मैं 1 किलोमीटर की एरिया में सीधा दिखूंगा, अबे भाई अर्थ 5 किलोमीटर की नहीं है कि तुझे 1 किलोमीटर बाद ही कर्वेचर दिखना लग जाएगा। तू जा 5000 फुट की ऊंचाई पे, तब देख तेरे को दिखेगा नहीं दिखेगा कर्वेचर अर्थ का। और इंच टेप से नहीं नाप सकते उसको। एग्जैक्टली यार, भाई स्टुपिडिटी है भाई ये। तो ये भी मतलब ये थ्योरी है
कि बंदे मानते हैं। अब मुझे नहीं लगता ये तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट बुलशिट थ्योरी लगती है। मंडेला इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन लोगों पे हुआ है यार। मैं तो मंडेला इफेक्ट पे तूने मेरे को बताया शहनशाह वाला डायलॉग, वो तो मैं यूट्यूब तो एक बार देखिए, उसको सर्च करियो, देखूंगा यूट्यूब पे, है ना। और एक थ्योरी और है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइटैनिक के ऊपर। ओह टाइटैनिक, द इनसेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ टाइटैनिक। वो तो बहुत खतरनाक चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी थी। तो टाइटैनिक की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी है भाई, कहानी सबको पता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, और डूब गया था। ठीक है ना। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आती है कि बोला जाता है कि जो जहाज डूबा था वो टाइटैनिक था ही नहीं। अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ऐसे सपोर्ट किया जाता है कि जो डूबने वाला जहाज था वो जहाज था ओलंपिक, ठीक है, और टाइटैनिक को कभी पानी में उतारा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइटैनिक से पहले स्टार लाइन कंपनी थी, शायद से उसका पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, स्टार लाइन कंपनी थी, वाइट स्टार लाइन, हाँ वाइट स्टार लाइन थी, वाइट स्टार लाइन कंपनी। टाइटैनिक से पहले उसका एक क्रूज शिप चला करता था जिसका नाम था ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक क्रूज शिप चला, उस ओलंपिक क्रूज शिप की एक्सपायरी आ गई, ठीक है। अब उनको ये था कि यार अगर हम इसको यार्ड में खड़ा कर देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा बहुत, और वो एट द सेम टाइम टाइटैनिक भी बना रहे थे। तो अब उनको ये था कि हम इस शिप के साथ कुछ ऐसा करें कि ये हमें प्रॉफिट देके जाए, हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम हो सकता है कि इस शिप को ना अगर हम ऐसा दिखा दे कि एक्सीडेंट होकर डूब गया है तो उसका इंश्योरेंस का पैसा हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम एक नया शिप बना सकते हैं और हमारा ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं कि टाइटैनिक तो बन ही रहा है, टाइटैनिक बनाते रहते हैं, ठीक है। तो टाइटैनिक भी बना रहे थे, मार्केटिंग भी चल रही थी, और उन्होंने ओलंपिक शिप को रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत थी रेनोवेशन की, डेंटिंग की, पैचिंग की, वो सब करवा दिया, ठीक है। उसका सारा इंटीरियर चेंज करा गया। फ्लोर की जो टाइल्स थी उसको चेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शिप के ऊपर जो फ्लोर होता है वो मेटल का फ्लोर होता है और उसी के ऊपर सारी चीज़ें बनी हुई होती है, जो टेक्सचर वगैरह बना हुआ होता है। तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे उस फ्लोर को मतलब ढका जाना था वहाँ के लिए उन्होंने कार्पेट्स बिछा दिए, ठीक है। उसके बाद जिस दिन टाइटैनिक को उतारना था पानी में, उसके पहले क्रूज हॉलिडे के लिए क्रूज शिप को उतारना था, तो उस दिन उतारा गया ओलंपिक को पानी में। टाइटैनिक की जगह ओलंपिक पानी में उतरा। टाइटैनिक का नाम छपा हुआ था उस पे, हाँ। और पेंट भी टाइटैनिक जैसा था, मतलब सेम ही था बिल्कुल। आप बिल्कुल आप पता नहीं लगा पाओगे, हाँ, कि वो है। और लोग चढ़े, टाइटैनिक गया, ठीक है। और उसके बाद वो एंटार्कटिक में जाता है, आइसबर्ग से टकराता है और डूब जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसका इंश्योरेंस का पैसा रिकवर होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इस थ्योरी को इतना ज़्यादा पुश क्यों मिलता है? सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है। अब इस थ्योरी को हुआ होगा, इतना ज़्यादा पुश क्यों मिलता है कि इसके पीछे एक और थ्योरी ये आती है कि बहुत फेमस बिजनेसमैन हुए जेपी मॉर्गन। वो जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय पर वो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनियर्स थे, स्टार्टिंग बिलियनियर्स में से। तो उनके कंपटीशन के बहुत सारे लोगों को उन्होंने टाइटैनिक पे इनवाइट किया था, क्योंकि जेपी मॉर्गन उस टाइम पे, जो आज के टाइम उस टाइम पे एक फेडरल रिजर्व बैंक को क्रिएट करना चाह रहे थे अमेरिका में, एक प्राइवेट बैंक की नींव डाल के, कि जहाँ पे अमेरिका का सारा पैसा मैनेज हो, जो कि आज करंटली अमेरिका के अंदर एग्जिस्टेंस में है, फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है, वैसे वहाँ पे फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अगेंस्ट थे उसके। क्यों थे अगेंस्ट? उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा बैंक अमेरिका का ये बनेगा। तो उनके कॉम्पिटिटर्स को ये था कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होंगे लोन अमाउंट के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वो उस बैंक से डिसाइड होंगे। जैसे आरबीआई डिसाइड करता है ना कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, वो फेडरल बैंक डिसाइड करता, ठीक है।
तो अब उनके कॉम्पिटिटर्स को ये डर लगा कि यार जेपी मॉर्गन का बैंक है ये बंदा भला क्यों चाहेगा कि उसके कॉम्पिटिटर्स ग्रो करें। हाँ वो तो, और कॉम्पिटिटर्स को क्रश करने का सबसे इजी तरीका है कि उनके पैसे में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो। हाँ सही बात है, उनका पैसे का फ्लो रोक दो या कुछ, क्योंकि एक बिजनेस को स्केल करने के लिए पैसा चाहिए। अब सिंपल सी बात है ना कि कोई 100 रुपए पे अगर 5% इंटरेस्ट दे रहा हो, लेकिन वहीं अब उसे उस 100 रुपए पे 10% 12% इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो उसके लिए कितनी ज्यादा लोड वाली बात हो जाएगी है। और वहीं पे उसको वो भी करना है भाई, अपना बिजनेस भी स्केल करना है उसको, सारी चीजें। हाँ। अब बिजनेस में रिस्क कितना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, लॉसेस में आए तो फिर बर्बाद बंदा। तो होता क्या है भाई कि होता ये है उसके बाद कि सब अगेंस्ट में होते हैं। तो जेपी मॉर्गन अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को टाइटैनिक पे बुलाता है, सबको टिकट्स देता है, सारे कि आओ मीटिंग करते, बातचीत करते, सबकी बातें मैं सुनता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है सबको। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं इस बंदे से। उसके सारे कॉम्पिटिटर्स 8-10 लोग थे, वो सब उस टाइटैनिक शिप पे पहुंच जाते हैं। और जेपी मॉर्गन एट द वेरी डे जब टाइटैनिक को चलना था पानी में, अपना टिकट कैंसिल कर देता है, वो उस जहाज पे चढ़ता ही नहीं है। अब बाकी उसके सारे कॉम्पिटिटर्स जहाज पे होते हैं, डूब के मर जाते हैं। वो कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, डूब के मर जाते हैं। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे भी जो सबसे खतरनाक जो चीज जुड़ती है वो ये कि टाइटैनिक के डूबने का, एक किताब में टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले प्रेडिक्शन हो जाना, जिस किताब का नाम था Wreck of the Titan, written by रॉबर्ट फर्गसन। वो किताब उस बंदे ने टाइटैनिक के पानी में उतरने से पहले और डूबने के 14 साल पहले लिखी थी। और उसने उस जहाज का नाम टाइटन रखा था उसमें। और एग्जैक्टली वो जहाज वैसे ही एंटार्कटिक में होता है, आइसबर्ग से टकराता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये डूब जाता है। ये हमारी थ्योरी जो हमने क्रिएट की है टाइटैनिक के अराउंड। यस यस, ठीक है कि ये सब हुआ कैसे, सिनेरियो कि मतलब टाइटैनिक डूबा, वो सब तो चल रहा है, वो फाइनेंशियल लेवल का वो सब चीज़ें चल रही हैं। प्लान ये बन रहा है कि भाई अब हमें मुनाफा भी चाहिए, है ना, क्लेम चाहिए बैंक से, तो ये सब चीज़ें होंगी कैसे। एग्जैक्टली। तो जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन और वो दूसरा कौन है वो राइटर, हाँ, रॉबर्ट फर्गसन। रॉबर्ट फर्गसन, हाँ ठीक है। तो जेपी मॉर्गन, एक और था ना फेडरल बैंक से उन्हें लेना था क्या, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का मालिक था ना। हाँ, जेपी मॉर्गन। और जेपी मॉर्गन की कमाल एक बंदा था ना, वो क्या नाम है उसका यार, एक था तो यार, चल छोड़ इसको, तू बता। ठीक है। और कमाल की बात ये थी कि जेपी मॉर्गन व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जो टाइटैनिक बना रही थी उस कंपनी में पार्टनर था। जिस कंपनी ने जहाज बनाया है, जहाज बनाया और जिसका जहाज डूबा, हाँ, जेपी मॉर्गन उस कंपनी में पार्टनर था। हाँ, तो मुझे वही लग रहा है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे हम, कि जेपी मॉर्गन और उसके जो पार्टनर्स हैं वो लोग बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, स्पेस कुछ भी ले ले, चल एक रेस्टोरेंट ले ले, ठीक है। अब डिस्कशन चल रहा है भाई, बैंक हमें दिक्कत कर रहा है ना, और हमें क्लेम चाहिए, कैसे होगा चीज़ें। तो वही बैठा हुआ वो राइटर पीछे बैठा है, कहाँ वो बातें सुन रहा है उनकी, उसे पता है कि ये बंदे कौन है ना। तो अब वो आता है उनके पास कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली। कहते हैं क्या है, तो वो अपनी किताब रखता है, रैक ऑफ द टाइटन्स, ये रहा सॉल्यूशन। वो कहता है क्या है भाई ये, कि पढ़ो तुम्हें पता चलेगा। वो किताब रीड करते हैं भाई, तो तभी उनके दिमाग की घंटी बजती है, हाँ ठीक है, जहाज़ को इस तरीके से डुबा सकते हैं। एग्जैक्टली। अब फिर जेपी मॉर्गन उस राइटर से पूछेगा इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा। हाँ, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है। तो राइटर बोलता है, वो जेपी मॉर्गन से बोलेगा और उन सब से कि मैं अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलते हुए देखना चाहता हूँ। और एक राइटर के लिए
इससे बेहतर और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। हाँ बेशक ये है कि उसने इतने बंदों की जान ले ली। जान उसने थोड़ी ली है। नहीं उसने नहीं ली, कहानी तो उसी की है ना। कहानी तो उसी, तो वो वही चाह रहा हूँ ना कि कहानी में इतने लोग मारे हैं मैंने, मैं हकीकत में देख, मैंने इतिहास लिख दिया भाई। वो बंदा ऐसे बोल रहा होगा। व्हाट आर द ऑड्स ना यार कि एक किताब लिखी गई रैक ऑफ द टाइटन और डूबने वाला जहाज 14 साल बाद जो हुआ वो टाइटैनिक। नाम कितना सिमिलर है। अबे टाइटन के आगे इक लगा दिया उन्होंने बस। That's fucking insane. क्योंकि उसकी किताब की स्टोरी सेम वही है जो टाइटैनिक की हुई, टाइटैनिक के साथ जो हुआ है सेम स्टोरी वही है। एग्जैक्टली। तो ऐसा हो सकता है, जो है ये हमारी तरफ से जैसे मैं जो मानता हूँ इन चीज़ों को कि जो इंसिडेंट्स हुए और उन पता चलता है कि वो पहले कभी लिखे जा चुके हैं, जैसे सिम्पसन्स का मैंने बताया कि राइटर्स ने लिखी वो चीज़ और उसके बाद वो रियलिटी में हो रही है। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले किताब का लिखा जाना। इवन जो अभी कोविड हुआ था तो कोई एक किताब सामने आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसी बीमारी, उसमें एक मतलब स्टोरी थी कि एक वायरस फैला है, उस वायरस का नाम कोविड-19 है और ये सब चीज़ें। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब मैं ये ऐसा मानता हूँ कि कभी कभी कोई जो ऑथर्स और राइटर्स होते हैं ना, वो लिखते वक्त अपनी इमेजिनेशन के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना कि वो जो एक होता है ना कि रियलिटी वाली जो कॉन्शियसनेस होती है कि अपनी रियलिटी में रहते हुए जो सोच निकलती है बाहर, वो उस रियलिटी वाली सोच को पार करके वो कहीं भविष्य की सोच से वो आइडिया निकाल के लिखते हैं और फिर धीरे 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 समय और ये रियलिटी और ये नेचर अपने आप को धीरे 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 ऐसे एडजस्ट करता रहता है कि उसकी लिखावट जो उसने लिखा अपनी किताब में वो रियलिटी में उतर जाता है। जैसे तूने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई अगर कोई पास्ट में ट्रैवल करके एक पेन भी इधर से उधर रख देता है तो वहां से पूरी टाइमलाइन ही स्विच होने लग जाती है। हाँ। तो ऐसे ही कि उन्होंने लिखते वक्त अपनी जो रियलिटी में रहते हुए जो उनकी इमेजिनेशन थी उसको पार करके जब उन्होंने भविष्य की खिड़की से उस आइडिया को, उस इमेजिनेशन को खींचा अपने दिमाग में और अपनी कहानी में लिखा, तो वो तो आगे जाके एक दिन होना ही है क्योंकि उस इंसान ने भविष्य की खिड़की से उस इमेजिनेशन को लिया है जो वो लिख रहा है। और ऐसा जितने भी मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नॉन हैं और जो रिच हैं, ऑब्वियस ही बात है, तो उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप उठाया है जिनसे उनके पास जो वो तरक्की जो है वो चीज़ आई है। Exactly. अब तू छोटी छोटी चीज़ें ले ले कि इंस्टाग्राम पे इतने लोग हैं, वायरल हैं, क्या तुझे लगता है कि कोई अब नाम क्या लूँ मैं, कि कोई ठुमके लगा के इतने फॉलोअर्स बढ़ा लेगा? क्या दुनिया इतनी वेली है उनके ठुमके देखने के लिए बैठी है यार? अब है आज की दुनिया देख के तो लगता है मुझे कि लेकिन उसने स्टेप उठाया ना, वो उसने गट्स ले करके दिखाए भाई, गट्स दिखाया उसने। ये तो है कि हाँ उसने वो स्टेप लिया कच्चा बादाम पे कच्चा बादाम करना, कच्चा बादाम। बल्कि वो एक शो में आई थी, कंगना रनौत थी वहाँ पर, है ना, मैंने बताया भी था तेरे को कि वो पूछ रही है कि आपके फॉलोवर्स आपको इतना लाइक करते हैं, ऐसा करते क्या हो आप? तो बोलती है कि भाई हाँ मेरे फॉलोवर्स मुझे लाइक करते हैं, मैं चीज़ें करती हूँ जो भी है। तो वो बोलती है कि चलो देखते हैं आप करते क्या हो। वो वीडियो प्ले करते हैं, वहाँ पे वो ठुमके लगा रहे कच्चा बादाम है। तो वो चीज़ तो कहते हैं बहुत ही अच्छा मतलब कर रहे हैं आप। ये हाँ, चीज़ें हैं कि कि मतलब सोचने वाली बात है ना कि यार कि एक इंसान जो खाली कच्चा बादाम कर रहा है, वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो नेशनल टीवी के एक शो पे आ रही है ना, उसको इतने प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है उसको, उसने किया क्या? बस एक दिन नाइट सूट में उठ के कच्चा बादाम कर दिया। उसके माइंड में क्या आया, वो थॉट क्या आया कि हाँ क्या तो वो पहले से ही कर रही होगी वो चीज़। अब डॉली है चाय वाला, है ना, उसके पास बिल गेट्स आया भाई, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो बिल गेट्स को वहाँ पे खींच के ले आई भाई, है ना? ये सोचने वाली बात है। और किसके एग्जाम्पल दूँ मैं तेरे को भाई? चलो एग्जाम्पल्स आप बताना कि आपके माइंड में अगर ये चीज़ें आती हैं कि एक छोटी चीज़ जो है वो इतना बड़ा काम कर देती है, तो वो हमें कमेंट में बताना।
बाकी आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एग्जैक्टली, इतनी इनसेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करी हमने। आगे ऐसा ही एक और अमेजिंग पॉडकास्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।